जय हिंद साथियों। तो इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है 2025-26 का, जिसका सभी विद्यार्थियों को इंतजार था, क्योंकि हम सबको पता है कि यहां से कम एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा। यानी कि एक नंबर आपके पक्के होने वाले हैं आज का सेशन अटेंड करके। तो चलिए देखते हैं क्या खास बात रही है आज के इकोनॉमिक सर्वे में। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न जाने कौन सा पॉइंट आपको एक नंबर दिला दे। और याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक नंबर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देता है एक नंबर भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम बजट बनाते हैं घर का, यानी कि मैं अगर अपने महीने का अगले महीने का बजट बनाऊं, तो मैं क्या देखूंगा कि पिछले महीने मैंने क्या क्या खर्चा किया है ना। यानी कि कहीं एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं कर दिया जहां पे नहीं करना चाहिए था, या फिर कहीं मैंने कम खर्चा तो नहीं किया जहां पे मुझे ज्यादा खर्चा करना चाहिए था। तो ये सब कुछ देखने के लिए मैं पिछले महीने का पूरा खर्चे का एक लिस्ट बनाऊंगा, है ना, कि मैंने क्या क्या खर्चा किया और कहां कहां से मुझे पैसे आए, सब कुछ मैं बनाऊंगा। ठीक है, वही हमारे देश के लिए होता है। इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल का, यानी कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका पूरा एनालिसिस किया जाता है कि सरकार ने कहां कहां पे क्या क्या खर्चा किया, सरकार की किस किस सेक्टर में कौन कौन सी ग्रोथ हुई, कितने हॉस्पिटल बने, कितना रेलवे सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ, कितना मेडिकल में इंप्रूवमेंट हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ, कितना डिफेंस में इंप्रूवमेंट हुआ, सब कुछ। यानी कि ओवरऑल अगर देखूं तो पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड है ये आपका इकोनॉमिक सर्वे। क्लियर बच्चों, याद रखना। तो इसी बेस पे, इसी इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे अगला हमारा बजट तैयार होता है। अब मैंने मान लीजिए अपने घर का पिछले महीने का बजट तैयार किया है, खर्चे देखे, उसी आधार पे मैं अगले महीने का बजट तय करूंगा ना, कि भाई मुझे लग रहा है कि नहीं यार, 25,000 रुपए मैंने घूमने फिरने में खर्च कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए था, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। तो इस आधार पे मैं अगले महीने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूंगा। समझ में आया? यानी कि ये पूरी एक रिपोर्ट कार्ड देखूंगा पिछले महीने का, उसके हिसाब से मैं इस महीने का अपना खर्चा तय करूंगा। ठीक वैसे ही सरकार पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड देखती है, उसके हिसाब से अगले साल का खर्चा तय करती है। तो देखिए, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया जाता है। और अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन बनाएगा इसको, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है। क्या निर्मला ताई बनाएंगी, निर्मला सीतारमण बनाएंगी? नहीं बच्चों, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाता है, बल्कि सेक्रेटरी बनाता है। यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाएगा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाएगा, याद रख लीजिएगा। तो अभी ये जो 25-26 का जो ये सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, किसने बनाया होगा बच्चों? तो वी अनंता नागेश्वरन जी ने बनाया है। याद रखना नाम इनका, वी अनंता, वी अनंता नागेश्वरन। ठीक है बच्चों, वी अनंता नागेश्वरन जी ने बनाया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर पॉइंट बच्चों? और इसी इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर हमारा पूरा यूनियन बजट तैयार होगा। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका रिव्यू होता है ना, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने पिछले साल पूरा अपनाया है, पूरा इकोनॉमिक सर्वे करके हमको पता चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस होती है हमारी सरकार को। जैसे कि अभी वी अनंता नागेश्वरन जी ने पिछले साल का पूरा डेटा तैयार किया, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या होगा, एक एडवाइस होगा कि मैडम मेरी तरफ से ये है पॉलिसीज, आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, ये मेरी तरफ से रिसर्च किया है मैंने पिछले साल का। तो ये सिर्फ एक एडवाइस होती है। कानूनी तौर पे, लीगली, फाइनेंस मिनिस्ट्री बाध्य नहीं है यहां पर इस इकोनॉमिक सर्वे को एक्सेप्ट करना या फिर इसको अप्लाई करना आने वाले बजट में। अप्लाई कर सकती है नो डाउट, लेकिन कानूनी तौर पे बाध्य नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहे तो मना भी कर सकती है इस इकोनॉमिक सर्वे को। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखिएगा। अब डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है ये। तो एनुअल डॉक्यूमेंट होता है ये इकोनॉमिक सर्वे, एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जिसको, जो कि पिछले साल का रिव्यू करेगा हमारी पूरी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को, पिछले साल का पूरा जो भी खर्चा होता है, जो भी इनकम है, सब कुछ को रिव्यू करेगा। यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा। और इसमें क्या क्या कवर किया जाता है, तो इंडिया ने ग्रोथ कितना किया, इंडिया में महंगाई कितनी रही, इंडिया में जॉब्स कितनी क्रिएट हुई, कितनी जॉब्स गई, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किस किस सेक्टर पे किया। उसके बाद एग्रीकल्चर को इवेल्युएट करेगा, इंडस्ट्री को इवेल्युएट करेगा, सर्विस सेक्टर को इवेल्युएट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना को इवेल्युएट करेगा, यानी कि अपनी लिस्ट में देखेगा, रिसर्च करेगा। इन सभी
टॉपिक्स पे रिसर्च करेगा। और इसकी जो रिसर्च होगी ना बच्चों, वो डेटा ड्रिवन होगी। डेटा ड्रिवन का मतलब इंफॉर्मेशन के आधार पर होगी, यानी कि सर्विस सेक्टर से, सेवा क्षेत्र से क्या खबरें आई हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या रिकॉर्ड कहता है, उस आधार पर यह पूरा सर्वे किया जाएगा। ऐसे ही नहीं हवा में, ऐसे ही नहीं तुक्का में, ऐसे ही नहीं एक्सपेरिमेंट में। एग्जैक्ट इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, याद रखिएगा, डेटा के ऊपर होता है, ना कि तुक्का लगाया जाता है और ना ही अंदाजा लगाया जाएगा। क्लियर बच्चों, याद रखना। और ये पूरा का पूरा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होगा, यानी कि जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी कि एनएसओ ने जो डेटा प्रोवाइड किया है, बैंकिंग पॉलिसीज के लिए आरबीआई ने जो डेटा प्रोवाइड किया है, जो गांव में एग्रीकल्चर के नाबार्ड ने जो डेटा प्रोवाइड किया है, उसके बाद घरों के लिए लोन कितने लोगों ने लिया है, एनएचबी ने जो डेटा प्रोवाइड किया है, सिडबी ने जो डेटा प्रोवाइड किया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए लोन देता है, उसका डेटा, यानी कि अलग अलग एजेंसियों से डेटा कलेक्ट करके ये पूरा का पूरा सर्वे तैयार किया जाता है। और इसी वजह से ये सटीक माना जाता है, और सटीक माना जाता है तो जाहिर सी बात है इसके आधार पर हम लोग अपना फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स, इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है हमारी पिछले साल का, इकोनॉमी का पिछले साल का। अब इसकी हेल्प से पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं, इसकी हेल्प से रिसर्चर्स जो है रिसर्च करते हैं, और स्टूडेंट्स जो है अपनी पढ़ाई में भी इसका हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सीधी सी बात है ना, आपको जब मैं थोड़ी देर बाद पूरा जब कवर कर चुका होगा, आपको पूरा पता चल चुका होगा कि हमारे देश में पिछले एक साल में क्या क्या तरक्की हुई और कहां कहां हम लोगों ने कमी की है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बजट का आधार होता है, जो यूनियन बजट जो पेश होगा उसका आधार होता है, इसीलिए ये यूनियन बजट के पहले इसको पेश कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यूनियन बजट के पहले इसको पेश कर दिया जाता है ताकि इस आधार पर हमारे बजट को बनाया जा सके। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। ये क्या करता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी रिव्यू करता है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीम्स लागू की हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए हैं, ये सब कुछ दिखाई देता है। और इसी आधार पे हम लोग अपना विकसित भारत जैसे लॉन्ग टर्म जो हमारा मकसद होता है, मोटिव होता है, एम होता है, गोल होता है, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, पूरा एक साल का ब्यौरा है, डेफिनेटली हमको इसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हिस्ट्री की बात देख लेते हैं, तो जो हमारा 1950 और 51 में पहली बार इसे प्रेजेंट किया गया था, पहली बार, यानी कि एक बजट तो प्रेजेंट किया ही गया था। इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे 1950 और 51 में पहली बार प्रेजेंट किया गया था, बट एट दैट टाइम ये सेपरेट नहीं था, यानी कि यूनियन बजट का हिस्सा ही हुआ करता था, अलग से इसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे कि आज की डेट में अलग से प्रेजेंट करते हैं, बजट के पहले इसको प्रेजेंट कर देते हैं और बजट इसके बाद आता है। ठीक वैसे ही आप लोग देखोगे, जब जैसा आज की डेट में हो रहा है ना, ये प्रथा कब शुरू हुई थी, तो 1964 में शुरू हुई थी, यानी कि 1950 और 51 में जो इकोनॉमिक सर्वे था वो बजट का ही पार्ट था। बजट के स्पीच में ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो बोला करते थे, उसको एड्रेस किया करते थे। लेकिन 1964 में जब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ी, तो पता चला कि नहीं यार, एक सेपरेट एनालिसिस होनी चाहिए, एक सेपरेट यहाँ पे रिव्यू होना चाहिए, उसके आधार पर हमारा पूरा बजट बनना चाहिए। तो ये 1964 में आप देखोगे सेपरेट डॉक्यूमेंट बनके सामने आया। उसके बाद इन सारी की सारी जो चेंजेस यहाँ पे धीरे धीरे होते जा रहे हैं, उसके बेस पे हमने क्या डिसाइड किया कि भाई जो पार्लियामेंट है और पॉलिसी मेकर्स है या फिर जो भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर्स हैं, वो सभी को इससे हेल्प मिलेगी। अगर ये सेपरेट कॉपी रही तो सभी के पास सेपरेट कॉपी भेज दो, वरना पूरा पूरा बजट कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट। अभी देखें हम लोग कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 वाला अभी पास किया गया है 29 जनवरी को, यानी कि कल ही पेश किया गया, कल शाम तक सारा का सारा डिसीजन दिया गया था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इसके हाइलाइट्स की बात करते हैं। हाइलाइट्स का मतलब इसमें अब क्या क्या किया। अभी तो मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है ये बताया, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है ये बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि पिछले एक साल में भारत ने क्या क्या किया है। याद रखना बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है। नोटबुक ले लो, नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहां से सवाल कंफर्म पूछा जाएगा, सवाल पक्का पूछा जाएगा। और ये मैं आपसे दावा कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं, दावा दावा यूं ही कोई नहीं करता भाई साहब। याद रखना, पूरा एनालाइज करके बता रहा हूं आपको, दावा कर रहा हूं। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना बच्चे यहाँ पे कि आपके लिए जरूरी हो जाता है। और कितना टाइम लगेगा यार, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा और लगेगा या 40-45 मिनट और लग जाएगा, है ना। आप लोग नोटबुक लो और नोट करना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यह देखा कि हमारे जीडीपी का ग्रोथ कितना रहा पिछले साल, 7.4%। याद रखिएगा 7.4% बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है।
यही वजह है कि आज अमेरिका की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी से ज्यादा तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं। याद रख लेना, हम उनसे आगे नहीं है, तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हम लोग फास्टेस्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं। यानी कि उनकी इकोनॉमी का ग्रोथ का परसेंटेज और हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ का परसेंटेज को कंपेयर करें तो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ का परसेंटेज ज्यादा है, ग्रोथ का, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड 7.3% है। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ये आपकी रियल प्रॉफिट होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने फर्नीचर के लिए लकड़ी खरीदा 500 रुपए का, उससे फर्नीचर बना दिया और फर्नीचर बना के बेचा आपने 1500 रुपए का। 20 में आपका कितना वैल्यू ऐड हो गया? 1000 रुपए वैल्यू ऐड हो गया, है ना। यानी कि इसमें 1000 रुपए वैल्यू ऐड हो गया क्योंकि आपने इसको फर्नीचर बना दिया था, है ना। तो 1000 रुपए वैल्यू एडिशन हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो हमारी इनकम की बात हो रही है। तो आप देखोगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 7.3% का आपको ग्रोथ नजर आई। उसके बाद आप देखोगे इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन चुका है, क्योंकि 7.4% यहां पे आप लोगों को क्या दिखाई देने वाला है? यहां पे ग्रोथ दिखाई देने वाला है। उसके बाद आप यहां पे देखोगे कि जो हमारी पिछले साल की इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल किस किस सेक्टर का रहा है बच्चों? तो आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि उत्पादन, ठीक है बच्चों, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन, याद रखना, विनिर्माण, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना, और डिजिटल इंक्लूजन। डिजिटल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि डिजिटल सेक्टर में लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जितना भी हमने ग्रोथ देखा ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस किस का है? तो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंक्लूजन का, ठीक है बच्चों। ये सब आप लोग देखोगे किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब एक एक करके एक एक टॉपिक देखेंगे, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट पे, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो पिछले साल कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट यानी कि उपभोक्ता ने कितना उपयोग किया, उपभोक्ता ने कितना खर्चा किया, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता ने कितना खर्चा किया, ध्यान से देखना, उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता ने कितना खर्चा किया और निवेश कितना किया गया, निवेश कितना किया गया, ठीक है। यहां पे आप लोग देखोगे तो हम लोग देखेंगे प्राइवेट फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कोई उपभोक्ता, उपभोक्ता का, कोई भी उपभोक्ता है ना, उसका, उपभोक्ता का अंतिम, उपभोक्ता का अंतिम व्यय होता है। अंतिम व्यय का मतलब क्या होता है? वो अपने ऊपर कितना खर्चा कर रहा है। कोई भी उपभोक्ता, आप उपभोक्ता हो, आप अपने ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, ये होता है आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये 7% ग्रोथ हुई है भाई साहब, 7% ग्रोथ हुई है, आप समझिए। यानी कि हमारे भारत का हर एक व्यक्ति पिछले साल अगर 100 रुपए खर्चा कर रहा था, तो इस साल 107 रुपए खर्चा कर रहा है। और ये हमारे जीडीपी का 61.5% है। हमारे जीडीपी का 61.5% है, याद रखिएगा। अगर रूरल कंजप्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि ग्रामीण उपभोग की बात कर लेते हैं, ग्रामीण उपभोग की बात कर लेते हैं हम लोग, याद रखना। तो आप देखोगे ग्रामीण उपभोग में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है, यानी कि फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है तो किसानों के पास इनकम बहुत अच्छी आई है। इनकम बहुत अच्छी आई है तो किसानों ने यहाँ पे खरीदारी, परचेजिंग बहुत अच्छी किया है, जिससे कि पूरे देश में मांग बढ़ी है, मांग बढ़ी है तो और इंडस्ट्रीज लगी है, इंडस्ट्रीज लगी है तो और लोगों को नौकरी मिली है, नौकरी मिली है तो जाहिर सी बात है इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी है तो और डिमांड बढ़ी है, और डिमांड बढ़ी है तो जाहिर सी बात है और फैक्ट्रियां लगेंगी। तो ये एक ओवरऑल सर्कल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन ग्रोथ हमें यहां देखने को मिल रहा है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम यहां पे देख लेते हैं जीएफएफसी। इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, याद रखना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, कैपिटल फॉर्मेशन इसका मतलब क्या क्या होता है? इसका मतलब है बच्चों कि आपने कैपिटल एसेट्स पे, आपने पूंजीगत एसेट्स पे, संपत्तियों पे कितना खर्चा किया है। जैसे कि रोड हो गया, रोड हो गया, मशीनें हो गई, कंपनियों में फैक्ट्रियों में मशीनें हो गई, बिल्डिंग हो गई, आपने ब्रिज कितने बनवाए, रेलवे ट्रैक कितने बनवाए। ये फिक्स कैपिटल जब भी बात करेंगे ना, फिक्स कैपिटल यानी कि पूंजीगत जो हमारा जो कैपिटल होता है, उसको हम उसमें जब भी बात करेंगे ना, तो ये एक ऐसा खर्चा होता है जो कि एक बार किया और कई सालों तक इससे हमको फायदा मिलता है। तो ये फिक्स में आप देखोगे कितना भाई साहब ग्रोथ किया गया है इन्वेस्टमेंट में, 7.8% ग्रोथ हुई है और ये 30% हमारे जीडीपी का आप लोगों को दिखाई देने वाला है।
और ये सब कुछ हमें कहां बताया गया है? तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। अब ये सब कुछ देख लो, ये सब कुछ खर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पब्लिक यानी कि सरकार भी बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इतना सारा लोग अच्छे से अपना खर्चा कर रहे हैं और अपना जीवन यापन बहुत अच्छा कर रहे हैं। परचेजिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है भैया, कंपनियों को जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन करने की, प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे मजदूर लगाए जाएंगे, उनकी भी इनकम बढ़ेगी। अगर वो उनकी इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो भी खर्चा करेंगे। ये एक सर्कल चलता रहता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, यानी कि सरकार का पिछले साल कितना घाटा आया है, कितना प्रॉफिट आया, सब देख लेते हैं। सरकार का रेवेन्यू रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति की बात कर ले, ठीक है, राजस्व प्राप्ति। अब राजस्व प्राप्ति क्या होती है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जिसकी कोई देनदारी नहीं होती, यानी कि सरकार को वापस नहीं करना, वापस नहीं करना, ठीक है बच्चों, नहीं करना। वापस नहीं करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप 3 लोग मोटरसाइकिल पे गए, चालान कट गया, सरकार के पास पैसा चला गया, सरकार क्या वापस करेगी? नहीं। आप लोग जो टैक्स भरते हो, सरकार क्या वापस करेगी? नहीं। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है उसे वापस करना। सरकार ने अगर लोन ले लिया, वापस करना पड़ेगा भाई, समझ में आया? तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 9.2% है हमारी पिछले साल का, और ये पिछले साल 8.5% यानी कि 0.7% की वृद्धि हुई है। यानी कि लोगों ने ज्यादा खर्चा किया है और लोगों ने यहां पर अच्छा खासा पैसा दिया है सरकार को, टैक्स भरा है सरकार को, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये सरकार की ये वाली जो इनकम बढ़ चुकी है। इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी, पहले 6.9 करोड़ थी उसके पिछले साल, और 9.2 करोड़ हो चुकी है। जीएसटी कलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो जीएसटी कलेक्शन में 17.4 लाख करोड़ 17.4 लाख करोड़ जीएसटी में पैसा आया है, जो कि उसके पिछले साल से 6.7% ज्यादा बढ़ा है। गवर्नमेंट डेट की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट डेट यानी कि सरकार का कर्जा, सरकार जो कर्जा लेती है, सरकार का जब भी बजट बनता है ना तो डेफिसिट हो जाता है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा होता है। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार लोन लेती है। तो इस बार सरकार का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, आप लोग देखोगे, ठीक है। तो हम 2020 से लेकर के 2025 के अगर आंकड़ों की बात करते हैं ना, तो सरकार का जो घाटा है ना 7.1% से कम हुआ है। यानी कि सरकार ने जो उधार लिया है ना, डेट लिया है ना, वो 7.1% से कम हुआ है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वही सरकार ने रोड बनाने, बिल्डिंग बनाने, मशीनें बनाने, या ऐसे स्कूल बनाने, कॉलेजेस बनाने में खर्चा किया है ना, वो हमारे जीडीपी का 4% रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए, बैंकिंग और फाइनेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आपको एनपीए में भी बहुत कम दिखाई देगा। एनपीए तो ग्रॉस एनपीए जो है ना भाई साहब, ग्रॉस एनपीए 2.2% दिखाई देगा, जो अब तक पिछले 10 सालों में सबसे कम रहा है। एनपीए क्या होता है? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ठीक है बच्चों, एसेट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है भाई साहब? वो लोन जो डूब चुके हैं, वो लोन जो डूब चुके हैं, तो बहुत सारे लोग लोन खा जाते थे, पैसा ही नहीं वापस कर देते थे, तो जो बैंक का लोन डूब जाता था, वो बहुत ही कम हो चुका है। सिस्टम इतना मजबूत कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो 2.2% रहा है क्या? ग्रोस एनपीए, ठीक है। अब इसमें से जैसे मान लीजिए कि 1,000 रुपए हमारा डूब गया लोन, लेकिन सरकार ने पिछले 3-4 सालों में 800 रुपए बचा के रखे थे, है ना, बचा के रखे थे कि यार कभी ऐसा डूब जाएगा तो मुझे तो वापस करना पड़ेगा ना, जिनका मैंने पैसा लिया है ना, लोन दिया है वो डूब गया है, लेकिन जिनका पैसा लेके मैंने लोन दिया है उनको तो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो सरकार के पास 800 रुपए पड़े थे, तो 200 रुपए क्या हो जाएगा? नेट एनपीए हो जाएगा। यानी कि 800 रुपए तो कवर हो गए, सरकार ने पिछले सालों में बचा के रखे थे जब प्रॉफिट हुआ था। तो ये क्या हो जाए? बैंकों ने बचा के रखे थे एक्चुअली, ठीक है। तो ये 200 रुपए क्या हो जाएगा? एनपीए हो जाएगा। तो सरकार का जो एनपीए कितना है? 0.5%, यानी कि आप यहां पे क्या देखोगे? 1.5% तो सरकार ने बचा के रखे थे, यानी बैंकों ने बचा के रखे थे, पिछले 3-4 सालों में इकट्ठा करके रखे थे, उनको माइनस करके क्या बच गया? यहाँ पे नेट एनपीए बच गया। क्रेडिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। क्रेडिट ग्रोथ बाप रे बाप, ठीक है, 14.5% बढ़ा है, 14.5%, यानी कि लोगों ने ज्यादा लोन लिया है। लोन लेने का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब भी पब्लिक लोन लेती है तो याद रख लेना, यहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग जाता है, क्योंकि भाई बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा लोन लिया जाता है, कारों के लिए लोन लिया जाएगा, घरों के लिए लोन लिया जाएगा। अब लोन लिया जा रहा है, इसका मतलब खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, इसका मतलब लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं,
खरीदारी क्यों कर रहे हैं? या तो उनके पास पैसा है, नहीं है तो लोन लेंगे, लोन ले रहे हैं तो ब्याज भरेंगे, ब्याज भरेंगे तो बैंकों का इनकम बढ़ेगा, बैंकों का इनकम बढ़ेगा तो बैंक और ज्यादा लोन देंगे, और ज्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा, और ज्यादा खरीदारी बढ़ेगी। समझे? ये पूरा एक सर्कल चलता रहता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दिसंबर 2025 तक की। बैंकिंग सेक्टर रेजिलेंट हो चुका है, रेजिलेंट का मतलब मजबूत हो चुका है। अभी देखो, यूक्रेन की बात कर लेते हैं, यूक्रेन और रशिया की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, यूक्रेन और रशिया, तो जाहिर सी बात है भैया, इनका जो वॉर था, तो इनसे हमारे बैंकिंग सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि फर्क पड़ना चाहिए। डॉलर के फील्ड में क्राइसिस आएगा भाई साहब, डेफिनेटली आएगा। आप देखोगे कि रशिया के साथ जो हमारा डील चल रहा है उसमें हमें रुकावटें आ सकती थी, लेकिन हमने अपना बैंकिंग सेक्टर इतना मजबूत कर लिया है कि पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। वर्ल्ड बैंक हमको लोन दे ना दे, हम अपना कर सकते हैं। आईएमएफ से तो खैर हम लोन लेते ही नहीं है, क्योंकि आईएमएफ डूबे हुए देशों को लोन देता है और इंडिया डूबा है ही नहीं भाई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोन लेगा ही नहीं आईएमएफ से। तो हमारा बैंकिंग सेक्टर रेजिलेंट हो चुका है, यानी कि मजबूत हो चुका है काफी ज्यादा। उसके बाद आप देखोगे, एक जनधन खाता खुलवाया गया था ना, जनधन खाता खुलवाया गया था हमारी सरकार के द्वारा, ठीक है बच्चों, जनधन खाता खुलवाया गया था हमारी सरकार के द्वारा। उसमें 55 करोड़ लोगों ने एनरोलमेंट किया है, खाता खुलवाया है। और भाई साहब, ये इससे क्या पता चल रहा है कि लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे 12 करोड़ म्यूचुअल फंड लोग जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड में 12 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब इन्वेस्टमेंट का एक कल्चर बढ़ रहा है, और जिस देश में इन्वेस्टमेंट का कल्चर बढ़ने लग जाता है वो देश अपने आप ही तरक्की करेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब अपने लिए नहीं होता, इन्वेस्टमेंट का मतलब अपने अलावा, अपने लिए तो होता ही है, अपने साथ कई सारे लोगों को नौकरी देने का मतलब भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे बच्चों को, फाइनेंशियल इंक्लूजन में 55 करोड़ खाते खुलेंगे, जनधन अकाउंट खोलेंगे, और 12 करोड़ एनुअल म्यूचुअल फंड हुए, ठीक है बच्चों। चलिए, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर लेते हैं, यानी कि डॉलर, जो रुपया, करेंसी वगैरह की बात कर लेते हैं। तो भैया हमने टोटल रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया है, रिकॉर्ड तोड़, याद रख लेना, ठीक है, जब भी हम लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितना? 825.3 बिलियन 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 का रिकॉर्ड तोड़ हमने अभी एक्सपोर्ट किया है, याद रख लेना। अब तक का सबसे ज्यादा 825.3 बिलियन हाईएस्ट एवर हमने रिकॉर्ड किया है। सर्विस एक्सपोर्ट की बात कर लो बच्चों, सर्विस एक्सपोर्ट तो यूएस डॉलर 387.6 बिलियन का, और कितना ग्रोथ हुआ है? 13.6% का ग्रोथ हुआ है। रेमिटेंस, रेमिटेंस वो पैसा होता है जो कि विदेशों से भारत में आता है, ठीक है, विदेशों से भारत में आता है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मेरा भाई बंधु है, बाहर रह रहा है, तो जो पैसा भेजेगा है ना, अपने मम्मी पापा उन सबको पैसा भेजेगा, जो एनआरआई लोग भारत में भेजते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी 135.4 बिलियन डॉलर का रहा है, यानी कि 3.5% उसमें भी ग्रोथ रहा है। फॉरेक्स की बात कर लेते हैं, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर लेते हैं, तो इसमें देखो 701.4 बिलियन डॉलर। और मजे की बात यह है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट जीरो हो जाए, जीरो, फिर भी हमारे पास 11 महीने का इंपोर्ट करने का पैसा है। आप समझिए कितना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन रही है हमारी भारत। यूं ही नहीं, हम लोग दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं भाई साहब। 11 महीने तक हम इंपोर्ट कवर कर सकते हैं। अगर हमारा एक्सपोर्ट जीरो भी हो गया, तो यानी कि हमारे पास पैसा बाहर से नहीं आया, तब भी 11 महीने, याद रखिएगा। इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, महंगाई, सीपीआई की बात कर लेते हैं। सीपीआई का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ठीक है, कंज्यूमर, ठीक है, याद रखना। तो सीपीआई की बात कर लेते हैं, यानी कि कंज्यूमर का जो होता है इंडेक्स है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का मतलब होता है, यानी कि कंज्यूमर, उपभोक्ता का देख लेते हैं, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, याद रखना, प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे हम लोग, यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में 1.7%, ठीक है, याद रखिएगा, इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है, यानी कि महंगाई कितनी बढ़ी है? टोटल 1.7% की बढ़ी है। हाँ, वो बात अलग है कि जो हमारी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है आरबीआई की, वो क्या बताती है कि सर आपको ना 2% से लेकर के 6% के बीच में महंगाई को मेंटेन करके चलना है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। वो बात अलग है कि 1.7%
हमारी महंगाई बढ़ी है, लेकिन हाँ ठीक है, गरीबों के लिए तो अच्छी बात ही है, नो डाउट, है ना। तो लो इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे यहाँ खाने पीने का जो सामान है ना वो स्टेबल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा हमारी कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। फ्यूल यानी कि जो पेट्रोल वगैरह है उनकी प्राइसेस हमारी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद आप देखोगे हाउस होल्ड परचेजिंग पावर, यानी कि जो घर, मैंने बताया तो पीछे की लोगों की इनकम बढ़ी है पिछले स्लाइड्स में, तो पिछले स्लाइड्स में इनकम बढ़ी है तो जाहिर सी बात है खरीदारी करने की कैपेबिलिटी यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ी है। और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी और सभी खरीदेंगे, सभी इंजॉय करेंगे, खरीदारी करेंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। चलिए एग्रीकल्चर की बात देख लेते हैं, यानी कि हमारे किसानों के लिए क्या बढ़िया खबर है। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। फूड ग्रेन यानी अनाजों में कितनी प्रोडक्शन हुई, तो याद रखना 3,577.3 लाख मैट्रिक टन की उत्पादन हुआ है। और कितना बढ़ा, कितना है 254.3 लाख मैट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, बागबानी। बागबानी यानी कि हम लोग छोटे छोटे खेतों में सब्जी वगैरह उगा देते हैं ना, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। बागवानी की बात कर लेते हैं तो 362.08 मैट्रिक टन, ठीक है, मिलियन टन, ये हमारा हॉर्टिकल्चर का है। उसके बाद हम फिश प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, मछली उत्पादन की। तो गुरु 140% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 सालों में। 140% हम लोगों ने मछलियां ज्यादा उगाई है, प्रोडक्शन ज्यादा किया है, याद रखिएगा। पीएम किसान योजना की बात कर लेते हैं। पीएम किसान योजना किसानों की मदद करने के लिए सरकार ने चलाई थी। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 4.09 लाख करोड़ पैसा रुपया किसानों को दिया गया उनकी मदद करने के लिए। मैंने कहा था टाइम एंड अगेन, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कि एक एक आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक आंकड़ा चुपचाप से पेन लेकर के, पेंसिल लेकर के नोट कर लीजिए और उसके बाद यहां पर 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए। इस साल जब तक कि अगला सर्वे नहीं आ जाता, याद रख लीजिएगा, यहां से सवाल बनेंगे और पक्का बनेंगे, लिख के ले लीजिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब। यहां पे नहीं बनेंगे ना तो मेरे को भेज देना कि सर सवाल नहीं बने। याद रखना इस साल बनेंगे ही बनेंगे, डेफिनेटली मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि किसानों के लिए एक ऑनलाइन मार्केट भी बनाया गया है सरकार के द्वारा। यहां पर बहुत सारे जो किसान हैं अपना बेनिफिट ले रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली ऑनलाइन बेच रहे हैं, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। क्योंकि पहले लोकल मंडियों में बेचा करते थे, अब लोकल मंडियों से निकल करके कहां चले गए हैं, ऑनलाइन। ऑनलाइन में पूरा भारत खरीदेगा उनका सामान। कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का देख लेते हैं। अब सर्विस सेक्टर का हमेशा से ही, याद रखना, सर्विस सेक्टर का हमेशा से ही सबसे ज्यादा योगदान रहा है हमारी जीडीपी में, सबसे अधिक योगदान रहा है हमारी जीडीपी में। क्लियर पॉइंट, सबसे अधिक योगदान जीडीपी में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कितना रहा है, 53.6% ऑफ जीडीपी, याद रखिएगा। और हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड मैंने बताया था ना, प्रॉफिट वाला, उसमें कितना बढ़ोतरी हुई, 56.4%। क्लियर पॉइंट। इंडिया 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर बना है, 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर बना है, याद रखिएगा। टेक्सटाइल की बात करें तो वी आर द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, हम लोग 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं भाई साहब, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। और अगर हम लोग फार्मा की बात कर लेते हैं, फार्मा सेक्टर की बात कर लेते हैं, दवाइयों की, तो हम लोग तीसरे रैंक पर हैं एक्सपोर्ट में। लेकिन याद रखना एक्सपोर्ट पैसों से नहीं, बाई वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम है, यानी कि हमने कितनी ज्यादा मात्रा, ये मात्रा है कितनी ज्यादा मात्रा में। तो हम लोग टेक्सटाइल के सेक्टर में 6वें रैंक पे हैं और फार्मा सेक्टर दवाई को एक्सपोर्ट करने में तीसरे रैंक पर है पूरी दुनिया में। और सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं तो वी आर द 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है बच्चों। अब सेक्टर्स कौन कौन से आ जाते हैं सर्विस में, आईटी सेक्टर, डिजिटल सर्विसेज सेक्टर, बिजनेस सर्विसेज, ये सभी को पता आपको। और एक और पॉइंट याद रखना, हमारे जीडीपी का 53.6% हमारा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से ही आता है और इसमें 80% आता है, याद रखना, एफडीआई, ठीक है। एफडीआई इनफ्लो, हमारे भारत में जो एफडीआई का इनफ्लो है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो है ना, जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपए का या फिर 1000 डॉलर का एफडीआई आया है, तो इसमें $800 जो है ना सर्विस सेक्टर में आया है, ये सर्विस सेक्टर में आया है, याद रखना। क्लियर पॉइंट। ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ना जीडीपी में, उसका 53.6% आपको क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, तो सर्विस सेक्टर से ही दिखाई देने वाला है। अब जो एफडीआई आता है ना, ठीक है, उसमें से
80% आपको दिखाई देगा इनफ्लो कहां पे, सर्विस सेक्टर से ही। तो सर्विस सेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी देख सकते हैं। इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री में ग्रॉस वैल्यू एडेड, मैं बार बार बता रहा हूं वो प्रॉफिट वाला मुद्दा जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को, फर्नीचर लकड़ी है ना, 800 रुपए प्रॉफिट, 1200 रुपए प्रॉफिट, वो तो उसमें 7% का ग्रोथ दिखाई देगा। हाफ H1 का मतलब होता है हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर था ना उसका हाफ, यानी कि सितंबर अगस्त सितंबर तक बात करें, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 6 महीने हाफ में होते हैं, तो फर्स्ट हाफ में 7% का ग्रोथ दिखाई देगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड Q1 यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने में Q1 में याद रखना 7.72% दिखाई दिया, और उसके बाद आप देखोगे Q2 में 9.13% दिखाई देगा। पीएलआई, इनका पीएलआई स्कीम क्या होता है, ठीक है, याद रखना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन, ठीक है बच्चों, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है, ये एक स्कीम होती है जिसमें सरकार क्या करती है, सरकार प्रोडक्शन के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से क्या देती है, इंसेंटिव देती है, जिसका ज्यादा भैया उत्पादन उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। तो उत्पादक जो है, प्रोड्यूसर्स जो है, वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो लोगों के पास पैसा आएगा तो खरीदारी करेंगे तो और डिमांड बढ़ेगी तो और प्रोडक्शन, यानी कि और लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो इसमें भी आप लोग देखोगे 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है और 12.6 लाख जॉब क्रिएट हुई है। सेमीकंडक्टर मिशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर आपको पता है, सेमीकंडक्टर हमारे फोन, मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी सब में इस्तेमाल होता है और ताइवान अब तक इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो हम लोग ताइवान से ही खरीदते हैं। लेकिन चाइना जिस तरीके से ताइवान की तरफ बढ़ रहा है, आज नहीं तो कल ताइवान को अपने कब्जे में चाइना ले ही लेगा, तो सेमीकंडक्टर की सप्लाई भारत में रुक जाएगी। इसलिए हम लोगों ने एक मुद्दा लिया था, एक मिशन लिया था कि सेमीकंडक्टर को प्रोडक्शन करनी है हमारे खुद के ही देश में, तो ये हमने मिशन लिया हुआ था। इसमें आप लोग देखोगे 1.6 लाख करोड़ खर्चा किए हैं 10 प्रोजेक्ट में, सेमीकंडक्टर के फील्ड में 10 प्रोजेक्ट में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, रोड में, सड़कों में, ब्रिज में, पुल में इन्वेस्टमेंट करना, है ना, निवेश करना। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो कितना 11.21 लाख करोड़ सरकार ने खर्चा किया है, यानी कि बहुत बढ़िया एक खर्चा दिखाई दे रहा है। हाईवे की बात कर लेते हैं। हाईवे याद रखना, हाईवे की जो किलोमीटर लेंथ कितनी बढ़ चुकी है, 5364 किलोमीटर, और 10 गुना ज्यादा ग्रोथ हुई है पिछले साल में। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि बिजली से चलने वाली रेलवे, कई जगह आज भी कोयले से चलती है लेकिन बिजली से चलने वाली रेलवे 99.1% हो चुकी है, यानी कि केवल 0.9% ही अभी किसी और साधन से चल रही है। एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो 164 एयरपोर्ट्स हमने स्टार्ट किए 2025 में। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है, यानी कि इस सेक्टर में इंडिया तीसरा लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट रखता है एविएशन के सेक्टर में। उसके बाद डिस्कॉम्स एंड पैट, यानी कि जो बिजली की बात कर लेते हैं, बिजली विभाग, जो बिजली वितरण की जो कंपनियां हैं, ठीक है, बिजली वितरण की जो कंपनियां हैं, ठीक है बच्चों, बिजली वितरण की जो कंपनियां हैं, वहां पर भी आप क्या देखोगे 2701 करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए मिला, यानी कि लोग बिजली का इस्तेमाल भी अच्छा कर रहे हैं और बिजली 24 घंटे आजकल दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं, ठीक है, सोशल फैक्टर, यानी कि सोसाइटी पे क्या असर पड़ा है पिछले एक साल में, ठीक है, याद रखना। जीईआर, यानी कि स्कूल जीईआर का मतलब क्या होता है, एनरोलमेंट रेशो, ठीक है, याद रखना, एनरोलमेंट रेशो का मतलब क्या होता है, कितने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया। तो 90% प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो क्लासेज है, 90% लोगों ने, बच्चों ने एडमिशन लिया है। आप समझिए कितनी बड़ी ग्रोथ हो रही है, कितना ज्यादा लोग एजुकेशन के लिए एकदम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। इंस्टीट्यूशंस की बात कर लेते हैं, तो 23 आईआईटीज हैं, 21 आईआईएम्स और 20 AIIMS है, यानी कि एम्स है, जो कि मेडिकल सेक्टर के लिए आप लोग जानते हो। हेल्थ के सेक्टर में बात कर लेते हैं, फास्टेस्ट रिडक्शन इन मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि जो मात्र जो है ना, यानी कि जो फीमेल जो प्रसव के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती थी, या जो बच्चे 1 साल के अंदर जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी भी संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, यानी कि अब मृत्यु कम हो रही है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज हमारी बढ़ चुकी हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 56.2 करोड़ फाइनेंशियल ईयर सेकंड, मतलब क्वार्टर 2 का मतलब क्या होता है,
ये अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर। तो आप देखोगे सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का 56.2 करोड़ हम लोगों ने क्या दिया है, तो रोजगार दिया है। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल बनाया गया था जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर सकती है। तो आप देखोगे यहाँ पे 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें से भाई साहब 54% महिलाएं हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई साहब भारत में महिलाएं भी बहुत ज्यादा योगदान दे रही हैं, महिलाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, ठीक है बच्चों। चलिए पॉवर्टी और रूरल डेवलपमेंट देख लेते हैं, यानी कि गरीबी और ग्रामीण विकास के बारे में देखें तो एमपीआई की बात कर लें, ठीक है, याद रखना। तो 11.28%, ठीक है। एमपीआई, एमपीआई का मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है, याद रखना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, याद रखना, बहुआयामी, बहुआयामी गरीबी, बहुआयामी गरीबी, क्लियर बच्चों, याद रखना। तो बहुआयामी गरीबी 11.28% 2022-23 में थी, जो कि घट के कितने हो चुकी है, घट के थी नहीं बच्चों, ठीक है 22-23 में आप देखोगे, ठीक है। और ये 55.3% 2005 से 6 के आसपास थी, 55.3%, और 22-23 में घट के कितनी हो चुकी है, 11.28%, ठीक है, याद रखना। सोशल सर्विसेज स्पेंडिंग, यानी कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पर कितना खर्चा किया है, तो 7.9% ऑफ जीडीपी खर्चा किया है। उसके बाद स्वामित्व स्कीम भी सरकार लेकर के आई थी। इसका मतलब क्या होता है, ग्रामीण जो प्रॉपर्टी होती है ना, ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रॉपर्टी होती है, याद रखना, ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रॉपर्टी होती है उसका ड्रोन के जरिए मैपिंग करना, ठीक है, ड्रोन के जरिए मैपिंग करना, और ड्रोन के जरिए मैपिंग करेंगे तो एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, और ये किसानों को उनका एक कार्ड दिया जाएगा, कार्ड जिसपे उनका नाम और प्रॉपर्टी का नंबर लिखा रहेगा, जिससे पता चलेगा कि भैया इस जमीन के मालिक आप हो, और कोर्ट कचहरी नहीं होगी और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो आप देखोगे स्वामित्व स्कीम भी आपको देखने के लिए मिलेगा, रूरल प्रॉपर्टी मैपिंग किया जाएगा, किया जाता है ड्रोन के जरिए। उसके बाद स्ट्रेटेजिक विजन की बात कर लेते हैं, स्ट्रेटेजिक विजन, ठीक है, मतलब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये विजन देख लेते हैं। तो एक डिसिप्लिन्ड स्वदेशी, डिसिप्लिन स्वदेशी, यानी कि अब हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, आत्मनिर्भर भारत की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, यानी कि प्रोडक्शन जो होगा ना भारत में किया जाएगा, और हो भी रहा है भाई साहब, हो भी रहा है, ठीक है, यानी कि जो हम इंपोर्ट आयात बहुत ही कम करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया, याद रखना। और जो स्वदेशी अपनाएंगे ना वो डिसिप्लिन होगा, जो सामान बनाएंगे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव और फिजिबल, यानी कि सस्ता बनाएंगे, ऐसा नहीं कि इतना महंगा बना दो कि हमारी जीडीपी की कमर ही टूट जाए, क्लियर पॉइंट। इससे क्या होगा, सस्ता करने के लिए क्या होगा, हम लोग इनपुट कॉस्ट कम लगाएंगे, यानी कि जो कोई भी मटेरियल बनाने में सामान लगता है, लेबर लगती है, उसकी कीमत हम लोग कम करेंगे। इससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत बढ़ावा मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि मैं फर्नीचर बनाना चाह रहा हूं, मुझे सामान ही बहुत महंगा मिल रहा है, तो फर्नीचर बहुत महंगा बनेगा, बनेगा तो कोई खरीदेगा नहीं, मेरा लॉस है, तो मैं क्यों करूंगा। तो इनपुट को सस्ता करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम सरकार लॉन्च कर रही है, क्लियर पॉइंट। उसके बाद इंडिया की जो वैल्यू है उसको जोड़ा जा रहा है ग्लोबल वैल्यूज के साथ, यानी कि यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन में इंडिया को फिट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो मार्केट है, इस तरीके का हम लोग प्रोडक्ट बनाए, इस तरीके से हम लोग उस सप्लाई चेन में जाए कि पूरी दुनिया के इस सप्लाई चेन में भारत जाकर के फिट हो जाए। गोल क्या है, मेक इंडिया स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल, यानी कि भारत को बहुत मजबूत बनाना है आने वाले समय में। अभी तक देखिए आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे देखा है ना, क्लियर पॉइंट, अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया सर, सिंपल सी बात है, बार बार बता रहा हूं, ठीक है, टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों, अगर आपको यह सेशन समझ में आया है, अगर आपको लग रहा है कि यस आई एम प्रोवाइडिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और एग्जाम्स में यहां से सवाल बनेंगे और जरूर बनेंगे, तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब करके अपने 2-3 दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि पिछले जब से मैं लेक्चर ले रहा हूं एक सेकंड के लिए भी मेरी जुबान बंद नहीं है, और बहुत एनर्जी लगती है, और ये रिसर्च डेटा जितना आपको दिखाई दे रहा है ना, 8 से 10 घंटे लगा करके पूरा एक एक पीडीएफ तैयार करना और सजाना कि बच्चों को कैसे समझ में आएगा, उस सीक्वेंस में सजाना, याद रखिएगा बच्चों, बहुत मेहनत लगती है। तो एटलीस्ट इतना तो अपन लोग डिजर्व करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करके 3-4 दोस्तों को जरूर शेयर करना, और हां कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या समझ में आया और आप क्या कहना चाहते हो इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। चलिए एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट में काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या है, तो छोटा छोटा मैं आप लोगों को एक एक वो बता देता हूं, डिफरेंस बताता हूं। अगर हम नेचर की बात कर लेते हैं, नेचर, ठीक है,
तो रिव्यू जो होता है एनालिटिकल रिव्यू होता है। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि भाई साहब क्या हुआ है हमारी इकोनॉमी में पिछले एक साल के अंदर, हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, याद रखिएगा, नेचर है ये। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनियन बजट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक तरीके का, यानी कि ये रिव्यू करके दे देगा और उस आधार पे ये अगले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। ये क्या करेगा, बीमारी बता देगा, है ना, और उस बीमारी का इलाज कौन देगा, यूनियन बजट दे देगा। ये बता देगा कि भैया गरीबी बढ़ रही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, गरीबी बढ़ रही है, बोला अच्छा गरीबी बढ़ रही है, हम बजट में गरीबी को सही करने के तरीके निकालेंगे, समझ में आया, ये बीमारी बताएगा, वो इलाज करेगा। क्लियर पॉइंट। पर्पस की बात कर लेते हैं, पर्पस, ठीक है, ये क्या बताता है, ये सजेशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ये इकोनॉमी को सजेस्ट करता है, पॉलिसी सजेस्ट करता है, और उस पॉलिसीज के लिए पैसे कौन बांटेगा, तो यहां पे यूनियन बजट में पैसे बांटा जाता है। टाइमिंग, ये बिफोर बजट होता है और ये आफ्टर सर्वे किया जाता है। ये एडवाइजरी होता है, इकोनॉमिक सर्वे, सरकार को खाली एक एडवाइस होती है कि सर मान लो यार हम लोग बहुत मेहनत करके सर्वे कर रहे हैं, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग होता है कि बजट पेश करना ही करना है और आपको उसी के हिसाब से ही करना है, सरकार की जरूरत के हिसाब से ही करना है। क्लियर पॉइंट। ये इकोनॉमिक ट्रेंड को फॉलो करता है और ये फिस्कल मैनेजमेंट देखता है कि सरकार का घाटा कितना, फायदा कितना, उस पर बनाता है और ये ट्रेंड के हिसाब से बनाता है। याद रखना, प्रिपेयर्ड बाय कौन बनाता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाता है, वी अनंता नागेश्वरन जी ने बनाया है। और ये कौन बनाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर बच्चे यहां पे, तो याद रखिएगा ओवरऑल में अगर कंक्लूजन देखूं तो 2025-26 का बजट जो सर्वे है बहुत बेहतरीन रहा है, क्योंकि कोई भी सेक्टर मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें गिरावट आई हो। मैं डेटा की बात कर रहा हूं, मैं इमोशनल और किसी पार्टी पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा, जितना भी डेटा मेरे साथ था। क्लियर पॉइंट। अब आप देखोगे कि यही इकोनॉमिक सर्वे जो है यूनियन बजट को गाइड करेगा कि भैया आप इस सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप अपना बजट बनाएं और पॉलिसी मेकर, स्टूडेंट, रिसर्चर सभी के सभी इस इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान में रख करके अब पॉलिसीज बनाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारे भारत का 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे और एक एक पॉइंट को मैंने यहां पे कवर करने की कोशिश की है, एक एक स्कीम को कवर करने की कोशिश की है, एक एक सेक्टर को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय जरूर किया होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे। सेशन को शेयर जरूर करना बच्चों और अपना ध्यान रखना, क्योंकि मौसम बदल रहा है और बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। जय हिंद।